हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो नया टॉपिक है वो शुरू करते हैं। और 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्वाइन कर लें और उसके बाद जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तब तक के लिए मुझे ये बता दो कि ऑडियो वीडियो आप सबको क्लियर है। तो क्लास करते हैं शुरू। और ये जो आपको हमेशा से मैं बताती हूँ, ये जो बैनर है ये हमारा जो फिलर फॉर्म ऐप है उसका यूट्यूब चैनल है, उसका टेलीग्राम चैनल है, उसका व्हाट्सएप ग्रुप है और इंस्टाग्राम चैनल है। तो जिसने भी अभी तक इनको सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है, इनको ज्वाइन कर लो क्योंकि आपको सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेरी है यहाँ पे आपकी सोल्व कर दी जाती है। उसके बाद अगर कोई भी बच्चा है जो फिलर फॉर्म ऐप पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो पेपर 1 की कोचिंग लेना चाहते हो या पेपर 2 की, अगर वो मेरा कूपन कोड किरण 10 यूज करेंगे तो उनको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और आज हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं टाइड। टाइड का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया था कि टाइड क्या होते हैं। ठीक है, टाइड का सबको क्लियर हो गया था कि टाइड क्या होते हैं। आज हमें टाइड का आगे पढ़ना है। गुड इवनिंग अजय। तो टाइड का जो बेसिक जो था वो मैंने बता दिया कि टाइड होते क्या है। ठीक है, चलो मैं एक बार आपको ओवरव्यू फिर से दे देती हूँ। टाइड, टाइड का मतलब होता है, टाइड को हिंदी में बोला जाता है बेटा ज्वार और भाटा। दो आपके वर्ड है, एक है ज्वार और एक है आपका भाटा। ज्वार क्या होता है? समुद्र में जो पानी की अपवर्ड मूवमेंट होती है, अपवर्ड मूवमेंट जो होती है समुद्र में, आप देखते हो ना, आपने चलो रियल में नहीं देखा होगा, मूवी में होते हैं या वैसे यूट्यूब पे भी बहुत वीडियो होते हैं। समुद्र का पानी पानी जो एक बार ऐसे आगे आता है और एक बार ऐसे पीछे चला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? ये जो पानी आगे आता है इसको बोला जाता है टाइड, और ये पानी वापिस जब पीछे जाता है तो इसको बोला जाता है आपका भाटा। यानी इसको हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है ईब। टाइड का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि इसमें टाइड में क्या होता है, आपका जो सी लेवल है, सी लेवल में राइज होता है। वही आपका जो ईब है, ईब, ईब में क्या होता है आपका डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की, यानी कि आपका फॉल ऑफ सी लेवल, यानी कि आपका इसमें समुद्र का जो लेवल है वो नीचे चला जाता है और टाइड में समुद्र का जो लेवल है वो ऊपर आ जाता है। इसको बोला जाता है आपका टाइड। ठीक है, अब आपका ये जो फर्स्ट पेज है इसमें क्या बता रखा है? इसमें ये बता रखा है कि आपकी जो टाइडल करंट है वो क्या करती है, जैसे आपका वेव है, जो आपका
आपको पता है समुद्री जो वेव हैं वो किसकी वजह से चलती हैं? विंड की वजह से चलती हैं। ये सबको रीजन पता है कि विंड के कारण आपकी समुद्र में ये जो वेव हैं, ये जो लहरें हैं वो चलती हैं। और आपकी ये जो टाइडल लहरें हैं ये क्या है? ये आपके पूरे ओशियन के पानी को अफेक्ट करती हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज समझो, जैसे यहाँ पे खाली पेज ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, अब आप एक चीज समझो कि आपका हमने जब सी करंट किया था, गुड इवनिंग सविता, जब हमने सी करंट या फिर ओशियन करंट जो किया था कल टॉपिक, उसमें ये बोला आपकी दो तरीके की करंट थी, एक तो सरफेस पे चलने वाली करंट और एक थी आपकी डीप करंट। जो सरफेस पे करंट चल रही थी वो सिर्फ 10% पानी को कवर कर रही थी और डीप करंट में पूरे ओशन का 90% पानी था। लेकिन आपकी जो टाइड है, टाइड क्या करती है? पूरे समुद्र के पानी को, यानी कि समुद्र के अपर सरफेस से लेके लोअर सरफेस तक, लो लेवल तक पूरे के पूरे पानी को क्या करती है? प्रभावित करती है आपकी टाइडल करंट। गुड इवनिंग रुचि। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपके लिए क्या लाइन लिख रखी है कि आपकी जो वेव करंट्स और टाइड्स हैं ये वाइटल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, उसके बाद जो वेव और ओशियन करंट्स हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको पढ़ना है टाइड। टाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी ओशन की मूवमेंट में टाइड भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका जो टाइडल करंट है वो पूरे होल वाटर मास को सी सरफेस से बॉटम तक क्या करता है? अफेक्ट करता है। और टाइड आपकी सिंगल वेव फिनोमिना है। अब यहाँ पे भी अब एक आपको डिफरेंस याद होना चाहिए जो कि मैंने करवाया था कि आपका एक होता है सुनामी। सुनामी क्या होती है? आपका सिंगल वेव फिनोमिना होती है सुनामी। जबकि आपका जो टाइड है, टाइड क्या होता है आपका? सॉरी, सुनामी आपका एक मिनट, वेट वेट। सुनामी जो है, सुनामी आपका मल्टीपल वेव फिनोमिना होती है और आपका जो टाइड है, टाइड क्या होता है? सिंगल वेव फिनोमिना। मल्टीपल वेव फिनोमिना में मैंने क्या बताया था? एक लहर के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, लगातार लहर पे लहर आती रहती है। लेकिन टाइड में क्या है? एक लहर आएगी, ये वापस जाएगी, फिर दूसरे टाइम में किसी और जगह पे एक लहर आएगी और वापस जाएगी। इसमें ये नहीं है। सुनामी में तो ये है कि एक लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, तो ये क्या है? मल्टीपल वेव फिनोमिना, क्योंकि इसमें बहुत सारी लहरें एक साथ आती है, एक के बाद एक। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही वेव आती है, इसलिए आपकी ये टाइड और सुनामी में डिफरेंस है। ठीक है, आ गया समझ में? अब ये बोलते हैं, देखो जो टाइड वेव होती हैं वो क्या होती हैं? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सी वाटर, यानी कि पानी की जो ऊपर की तरफ जो आपकी मूवमेंट होती है या राइज होता है सी लेवल में। वही जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है या आपके सी का जो लेवल है वो गिर जाता है, उसको क्या बोला जाता है? ईब बोला जाता है। ये यहां तक आपको कंसेप्ट समझ में आया? ओके। अब आपकी जो टाइड है, टाइड क्या है? शैलो वाटर वेव। शैलो मतलब ये ज्यादा गहराई से इनका ओरिजिन नहीं होता। शैलो का मतलब होता है मतलब उथला, यानी कि जिसकी गहराई ज्यादा नहीं होती। ओके, टाइड आपकी शैलो वाटर वेव है लेकिन इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। अब आप एक चीज और यहाँ पे समझना, आपकी वेवलेंथ क्या होती है? आपको दो, ये थी आपकी वेव, ये एक वेव होती है। ठीक है, ये वेव का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसको बोला जाता है क्रस्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है आपका श्रृंग।
ये जो लो पार्ट होता है इसको बोला जाता है आपका गर्थ, और इंग्लिश में बोला जाता है आपका ट्रफ। ठीक है, ये जो इन क्रस्ट के बीच में और गर्थ के बीच में ये वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है वेव की हाइट। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल होता है, दो वेव के क्रस्ट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसको बोला जाता है वेव लेंथ। ठीक है, अब एक बात समझो कि एक तो एरिया है आपका, ये है इंडिया, एक एरिया है आपका ये ओशन का, इंडियन ये कोस्टल एरिया के पास यानी कि लैंड के पास, और एक एरिया है यहाँ पे डीप सी में। यहाँ पे वेव कैसी होगी और यहाँ पे वेव कैसी होगी? ये जो एरिया होगा ना जो तट के पास होगा ये कम गहरा होगा, उथला होगा। यहाँ पे जो आपका समुद्र है ये क्या है, इसकी गहराई ज्यादा है। अब यहाँ पे जब समुद्र की बेटे गहराई ज्यादा है ना, तो यहाँ पे आपकी जो टाइडल वेव है, जो टाइडल वेव है उसकी जो है वेवलेंथ क्या होती है, जो यहाँ मैंने आपको ये सुनामी में भी बताया था कि यहाँ पे आपकी जो ये टाइड है ना इसकी हमें जो ऊंचाई है हाइट कम दिखती है, क्योंकि यहाँ पे समुद्र की गहराई क्या है, ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे हमें जो वेव है ना एकदम से ऊपर आती हुई दिखती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके बेटे जो समुद्र है, समुद्र की गहराई कम है। ठीक है, आपकी जो टाइड होती है शैलो वाटर वेव होती है, लेकिन इनकी जो वेव लेंथ है वो क्या होती है, लंबी। ऐसे ऐसे देखो कितनी इनकी वेव लेंथ कितनी ज्यादा है, तरंग दैर्ध्य कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब आपका अगला टॉपिक है कि भाई ये टाइड का ओरिजिन कैसे होता है, तो रीजन लिख रखा है टाइड आर ओरिजिनेटेड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ सन एंड मूव विद ओशियन सरफेस वाइल सी वेव आर जनरेटेड बाय विंड ड्रैग। अब ये बता रखा है कि आपका जो टाइड है, टाइड की उत्पत्ति कैसे होती है, सन और मून के इंटरेक्शन की वजह से। यानी कि टाइड में है ना कुल मिला के आपका सन, मून और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम करता है, उसकी वजह से हमारी अर्थ पे क्या आता है, टाइड आते हैं। लेकिन आपकी ये जो सी वेव है, समुद्र की जो तरंगे हैं वो कैसे जनरेट होती है, समुद्र में जो तरंगे हैं ये देखो आपको समुद्र में आगे पीछे ऐसे होती दिखती रहते हैं, ये तरंगे होती हैं। इनका ओरिजिन कैसे होता है, विंड की वजह से, समुद्र के ऊपर जो हवा चल रही है ना उसकी वजह से आपकी समुद्र में सी वेव्स का ओरिजिन होता है। ठीक है, अब देखो ये आपको कल भी मैंने समझाया था, ये क्या होता है आपका, ये आपका लो टाइड और ये आपका हाई टाइड। हाई टाइड में पानी देखो, ये नॉर्मली देखो समुद्र में हम बीच वाला एरिया देखते हैं ना, तो हर एक सेकंड में देखो बेटे पानी की वेव है ना एकदम से बहुत आगे आ जाती है, तो उसको तो बोला है हाई टाइड। उसमें पानी बहुत आगे तक हमारे लैंड को कवर कर लेता है, लेकिन लो टाइड में पानी जो है ना पीछे चला जाता है, उसको बोला जाता है लो टाइड। ठीक है, और दिन में पूरे अर्थ पे एक बार हाई टाइड और लो टाइड आता है। ठीक है, अगर मान लो ये मून है और ये आपकी अर्थ है, तो ये मून और ये अर्थ, मून जिस पॉइंट के सामने अर्थ पे होगा यहाँ पे क्या आएगा, हाई टाइड आएगा, और फिर मून यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, लो टाइड आ जाएगा, ये पानी वापस पीछे चला जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कल मैंने दो बातें बताई थी, एक कंडीशन बताई थी सिजगी। सिजगी का पता है सबको कि सिजगी क्या होती है, सिजगी का मतलब होता है लीनियर पोजीशन। लीनियर पोजीशन मतलब जब आपके तीनों ये प्लेनेट, तीनों जो बॉडी हैं, आपका सन, फिर आपका मून और फिर आपकी अर्थ,
समकोण की पोजीशन ये नहीं होती है, जैसे समकोण की पोजीशन आपकी क्वाड्रेचर की पोजीशन होती है। ठीक है, आपका सिजगी में लीनियर पोजीशन यानी कि सन मून अर्थ एक लाइन में होते हैं, एक डायरेक्शन में, एक सीध में होते हैं। और जब आपके ये तीनों एक पोजीशन पे होंगे ना बेटे, तब आपका क्या आएगा, हाई टाइड आएगा अर्थ पर, क्योंकि तब आपका सन का और मून का दोनों का फोर्स मिलकर अर्थ पर काम कर रहा है। ठीक है, हाँ जी, एक सीध में जब होते हैं उसको सिजगी पोजीशन बोला जाता है, या एक लाइन में जब ये तीनों होते हैं। अब इस सिजगी में भी बेटे दो पोजीशन है, एक है आपका, फर्स्ट है कंजक्शन और सेकंड है आपका ओपोजिशन, यानी कि युति कंजक्शन को कहते हैं और वियुति ओपोजिशन को कहते हैं। अब ये कंजक्शन और ओपोजिशन का क्या होता है, ये ओपोजिशन का मतलब क्या होता है ये बता दिया। कंजक्शन का मतलब होता है युति, ओपोजिशन का मतलब होता है वियुति। ठीक है, अब ये युति वियुति क्या होता है, वियुति यानी कि ओपोजिट, ओपोजिट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ओपोजिशन में क्या सिचुएशन होगी बेटे, ओपोजिशन में क्या सिचुएशन होगी, जब आपका ओपोजिशन से एक चीज याद रखो, आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई मेरी तो कयामत आई, ये याद रखो। ठीक है, अब ये है बीच में होता है आपका अर्थ, इधर होता है आपका सन और इधर होता है आपका मून। तो अर्थ के लिए कैसी सिचुएशन है, आगे कुआं पीछे खाई, अर्थ के लिए क्या आ गई, अर्थ के लिए कयामत आई कि किस साइड जाए। ओके, तो ये कब पोजीशन होती है बेटा, आपकी ओपोजिशन यानी कि ये जो वियुति की आपकी पोजीशन होती है, ये कब होती है, जब आपका फुल मून होता है। ठीक है, फुल मून वाले दिन आपकी कौन सी है, वियुति यानी कि ओपोजिशन। अब दूसरी है आपकी पोजीशन युति। युति पोजीशन कब है, जब आपके दोनों राइवल क्या है, एक साथ मिल जाते हैं, मतलब कि सन मून और ये अर्थ, ये दोनों एक साथ, सन और मून दोनों एक साथ क्या है, मिलकर प्लान बनाते हैं अर्थ के खिलाफ। ठीक है, तो ये कैसी है आपकी कंजक्शन यानी कि युति वाली पोजीशन, और ये कब होती है आपके न्यू मून, न्यू मून वाले दिन ये पोजीशन होती है। अब जब भी ये दोनों सिचुएशन होगी ना बेटा, तब भी दोनों दिन आपका जब भी ये सिचुएशन होगी, आपका हमेशा हाई टाइड आएगा इस सिचुएशन में। ठीक है, आ गया ये समझ में, क्या आएगा आपका, हाई टाइड आएगा। अब लो टाइड कब आता है, अब पहले ये डायग्राम समझो, देखो ये आपका है सन, कभी भी नहीं भूलेंगे, हाँ, क्योंकि वो ट्रिक ऐसी हो गई ना बेटे, आगे कुआ पीछे काई, दोनों तरफ कयामत आई, और दूसरे में दोनों दुश्मन एक साथ मिल गए। दोनों दुश्मन कौन, अर्थ के, सन और मून दोनों मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, ये आपका सन है, ये आपका बीच में क्या है, मून है, और ये आपकी क्या है, अर्थ है। अब ये कौन सी कंडीशन है, सन मून अर्थ, ये आपकी युति वाली कंडीशन है, यानी कि आपका कंजक्शन। अब पता है आपका हाई टाइड क्यों आएगा, आपका हाई टाइड इसलिए आएगा क्योंकि सन का भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है और मून का, दोनों का कंबाइन होके अर्थ पर लग रहा है, इसलिए आपके टाइड आते हैं। ठीक है, और एक बात और ये देखो कि है ना, आपका देखो भाई, ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि इधर हाई टाइड क्यों आ रहा है, जो आपका अर्थ का पार्ट मून के सामने है, उधर तो हमें समझ में आ रहा है कि हाई टाइड क्यों आ रहा है,
लेकिन पीछे यहाँ पे हाई टाइड क्यों आ रहा है? देखो, अगर आपका सन ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है, सन भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, मून भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ठीक है, बट आपका अर्थ भी तो अपने बचाव में कोई फोर्स लगाएगा ताकि उसकी चीजें उस पे ही रहें। देखो, आपका जो सन मून ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है ना, वो आपके अर्थ है, अर्थ पे जो सॉलिड पार्ट है ना उस पे नहीं लग पाता, लेकिन जो लिक्विड पार्ट है ना उस पे हमें इनके ग्रेविटेशन फोर्स का असर दिखता है, क्योंकि पानी आगे चला जाता है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, ठीक है। तो ये हाई टाइड पीछे की तरफ, ये जो हाई टाइड बन रहा है, ये बन रहा है अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अर्थ अपने बचाव में एक फोर्स लगा रहा है, अपने पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, और ये कौन सा फोर्स है? आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझो कि भाई चलो, इधर हाई टाइड समझ में आ गया, इधर हाई टाइड, इन दोनों तरफ लो टाइड कैसे हुआ? अब देखो, पहले क्या था, ये अर्थ है, अर्थ पे हर जगह क्या था, पानी का लेवल ऐसे था, सेम था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, आपका यहाँ का जो पानी है ना बेटे, ये यहाँ का पानी कहाँ चला जाता है? इस सन की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आधा यहाँ पानी, यहाँ का पानी यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ शिफ्ट हो गया, और आधा पानी यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ का। तो इसकी वजह से ये यहाँ पे तो क्या है, पानी का क्या हो गया, पानी का सरप्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पानी का डेफिशिएट, यानी कि पानी का घाटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे पानी का सरप्लस, और ये यहाँ पे आपका पानी का डेफिशिएट। अब आ गया समझ में हाई टाइड और लो टाइड कैसे आते हैं, या किसी जिगी वाली पोजीशन में है? हो गया कवर, हो गया आपको क्लियर ये चीजें? बताओ, फिर आगे चलते हैं। ओके, अब हम समझते हैं कि आपका लो टाइड किस पोजीशन में आते हैं। देखो, ये जब हाई टाइड आ रहे हैं ना, जब सीधे, तब लो टाइड किस वजह से बन रहा है? ये किसी रीजन की वजह से बन रहा नहीं, बन रहा है, ये यहाँ का जो पानी ना, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है हाई टाइड में, इसलिए यहाँ पे जब पानी का स्तर कम हो जाता है, सी लेवल में गिरावट आ जाती है। अब लो टाइड तब आता है बेटा जब आपका समकोण पे होता है अर्थ के, ये आपका अर्थ, इधर आपका मून, और इधर आपका सन, यानी कि राइट एंगल पर होते हैं जब अर्थ के दोनों, तो आपका कैसा आता है? आपका लो टाइड आता है, और इसको क्या बोला जाता है? समकोणीय स्थिति, और इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेचर सिचुएशन। या तो ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, ये इधर आपका अर्थ, इधर आपका सन, और इधर आपका मून, ये भी वही 90 डिग्री पे हो गया, ठीक है, ओके। अब आगे थ्योरी पढ़ लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीजों की मैंने कल भी बताई थी आपको कि टाइडल रेंज क्या होती है। बेटा अभी अभी आपको समझाया, ये आपकी एक वेव होती है, ठीक है। ये सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है क्रस्ट, और सबसे नीचे वाले गहरे वाले भाग को बोला जाता है ट्रफ। इन दोनों के बीच में ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको बोला जाता है टाइडल रेंज, यानी कि राइज ऑफ वाटर और फॉल ऑफ वाटर के बीच में ये जो हाइट है, इसको क्या बोला जाता है? टाइडल रेंज बोला जाता है। द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड वाटर, यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये आपका हाई टाइड वाटर है, ये आपका लो टाइड वाटर है, एंड लो टाइड वाटर इज कॉल्ड टाइडल वेव हाइट और टाइडल रेंज। और ये जो टाइडल रेंज है, ये आपकी जनरली 2 मीटर से 4 मीटर के बीच में होती है, ठीक है। अब टाइडल रेंज के बेस पे, आपकी टाइडल रेंज के बेस पे आपका जो
टाइड है वो बता रखा है। आपकी 3 कैटेगरी डिवाइड कर रखी है। माइक्रो टाइडल रेंज, ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आया है, लिख लो PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। माइक्रो टाइडल रेंज में टाइड की जो हाइट होती है वो होती है 2 मीटर से कम। फिर आपकी मेसो टाइडल रेंज में जो वेव की हाइट होती है वो होती है 2 से 4 मीटर, 2 से 4 मीटर। और आपकी मैक्रोटाइडल रेंज में जो वेव की हाइट होती है वो 4 मीटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। ये देखो, ये 2 मीटर, ये 2 से 4 मीटर और ये 4 मीटर से ज्यादा। आपका माइक्रो, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म। मैसो, देखो हिंदी में माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, मैक्रो मैसो का मतलब होता है मध्यम, मिड की जो आपके होता है, और ये होता है आपका दीर्घ। ठीक है, ये क्या होता है आपका दीर्घ। ठीक है, सूक्ष्म, मध्यम और दीर्घ। दीर्घ यानी कि आप दूसरी तरीके से कहते हो लंबी। सबसे लंबी जो आपकी टाइडल रेंज होती है, टाइड की या ज्वार की, वो 4 मीटर से ऊपर होती है। अच्छा, ये बोला जाता है द राइज ऑफ सी वाटर एंड इट्स मूवमेंट टुवर्ड कोस्ट आर कोल्ड टाइड and resulting high water level is known as high tide water, while the fall of sea water and its movement towards sea is called ebb and the resultant low water level is known as low tide water। हिंदी में देख लो, जो समुद्र का जल है, समुद्र के जल को तट की ओर बढ़ने को क्या बोला जाता है, ज्वार कहा जाता है। और परिणाम उच्च जल स्तर को क्या बोला जाता है, उच्च ज्वार जल। और आपका जो समुद्री जल है, समुद्री जल में जब गिरावट आती है और वो समुद्र की ओर पीछे चला जाता है तो उसको भाटा कहा जाता है। इसमें क्या है, समुद्र का जो जल स्तर है वो निम्न हो जाता है, इसलिए इसको लो टाइड वाटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये कहते हैं गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण, ये देखो, ये आपका एक उभार बनता है, एक बल्ज बनता है पानी का। इसको क्या बोला जाता है, ज्वारीय उभार कहा जाता है, जो 2 स्थानों पर होता है। एक उभार तो आपको मैंने बताया, जो चंद्रमा है, चंद्रमा के सामने जो अर्थ का पार्ट होता है वहां पे बनता है। और दूसरा पृथ्वी के विपरीत दिशा में, चंद्रमा से दूरी पर होता है, यानी कि विपरीत दिशा में एक यहाँ पर ये बल्ज बनता है पानी का। ओके, और वो किसकी वजह से बनता है, द टाइडल बल्ज। जो टाइडल बल्ज आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बना है, उसको बोला जाता है बेटे लूनर टाइडल बल्ज। हिंदी में देख लो कि ये आपका मून है और ये आपका अर्थ है। अर्थ पर मून के सामने वाले पार्ट पे जो पानी का उभार बनता है, इसको बोला जाता है लूनर टाइडल बल्ज, यानी कि आपका चंद्र ज्वारीय उभार कहा जाता है। ठीक है, एक स्थान पर चंद्रमा की ओर उन्मुख और एक स्थान पर पृथ्वी के विपरीत दिशा की ओर उन्मुख, दो आपके हाई ज्वार बनते हैं, ये मैंने आपको बताया। एक पीछे की तरफ बनता है, ये भी आपका उच्च उभार होता है। इस प्रकार पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन बेटे क्या आता है, प्रतिदिन 2 बार आपका क्या आता है, टाइड आता है। और क्या आता है, उभार यानी कि उच्च ज्वार का अनुभव होता है। अर्थात वे प्रत्येक दिन 12 घंटे 25 मिनट के अंतराल पर आते हैं। और प्रत्येक दिन 2 उभारों की कुल अवधि को चंद्र दिवस कहा जाता है। ठीक है, ये कहते हैं आपका देखो, जो इंटरवल है 12 घंटे 25 मिनट के बाद आपका, जैसे ये देखो, ये आज यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया हाई टाइड, तो इस पॉइंट के अपोजिट कब आएगा बेटे, वो यहाँ पे आएगा 12 घंटे 25 मिनट बाद, यहाँ पे क्या आएगा, टाइड का अनुभव होगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे लगा लो, अगर यहाँ पे हाई टाइड है तो इसके अपोजिट यहाँ पे हाई टाइड कब आएगा, 12 घंटे 25 मिनट बाद आएगा। और अगर आपको ये बोला जाए कि अगर आज इस पॉइंट पे, आज आज इस पॉइंट पे टाइड आया है, तो कल इस पॉइंट पे दोबारा टाइड कब आएगा, तो कल इस पॉइंट पे दोबारा टाइड 24 घंटे 50 मिनट बाद आएगा।
क्योंकि ये क्या है, ये मिनट ऐड होती जाएंगी। अब वो कैसे, वो और इजी तरीका है जो आप नहीं भूलोगे, वो आगे समझाऊंगी। ठीक है, अब आगे आपका, अब सेम मून की तरह आपका जो सन है, सन की वजह से भी बेटे उभार बनता है। ठीक है, ऑन अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ बाय इट्स ग्रेविटेशनल पुल, ये जो बल्ज क्रिएट होता है सन के सामने, देखो फिर ये आपका है सन और ये आपका अर्थ। तो इस सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पे जो बना बल्ज, इसको बोला जाता है सोलर बल्ज, यानी कि सूर्य उभार। अब ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये चूज करने के लिए बोला जाए कि किसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपके टाइड आते हैं, सन के, मून के, वीनस के, तो बेटे आपका, अब आपको एक बात याद रखनी है कि आपका जो सन है, सन का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो क्या है, ज्यादा है। और आपका जो मून है, मून का डिस्टेंस अर्थ के क्या है, कम है। मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कम है, तो ज्यादा किसका इफेक्ट पड़ता है, इस मून का, मून का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है अर्थ पे, जो टाइड आते हैं। सन का जो है कम पड़ता है। देखो, डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज फॉर ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। ये कह रहे हैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी से कहीं अधिक है, और सौर उभार का आकार चंद्र उभार से 46% छोटा होता है। यानी कि जो बल्ज सन की वजह से बनता है वो आपके मून की बल्ज से 46% छोटा होता है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से कहीं अधिक है। इंपॉर्टेंट है, और ये PYQ है आपका। ठीक है, अब आगे कहते हैं जो कोस्ट वर्ड है, ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसग्रेशन का मैंने बताया था, पानी का लैंड की तरफ बढ़ना। जो कोस्ट वर्ड ट्रांसग्रेशन होता है सी वाटर का, टाइडल वेव में या टाइडल बल्ज में, उसको बोला जाता है फ्लड टाइड। और जो फिर रीग्रेशन होता है, यानी कि पानी का पीछे हटना, जब पानी पीछे चला जाता है तो उसको बोला जाता है ईब टाइड। ठीक है, ये कहते हैं पृथ्वी पर महासागरों के सामने वाले किसी भी स्थान पर 2 बार बाढ़ का अनुभव होगा। प्रत्येक चंद्र दिवस पर ज्वार और 2 उतार ज्वार आते हैं। यानी कि आपका जो है 2 फ्लड टाइड, देखो हाई टाइड को ये बेटे फ्लड टाइड बोला गया, 2 फ्लड टाइड और 2 ईब टाइड। ईब यानी कि आपके लो टाइड। ठीक है, अब आपको 2 बातें याद रखनी है। ठीक है, कि आपका जेनिथ बल्ज कौन सा है और नादिर बल्ज कौन सा है। ये देख लो, ये तो मैंने आपको समझा दिया हाई टाइड और लो टाइड का। ये आपका जो पानी है ना, यहां से कहां शिफ्ट हो गया, यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे पानी का स्तर क्या रह गया, कम, और यहाँ पे पानी का स्तर क्या हो गया, बढ़ गया। इसलिए यहाँ पे क्या आ गए, हाई टाइड, और यहाँ पे लो टाइड। अब ये कहते हैं, अब आपको क्या समझना है, अब ये कहते हैं जो आपकी वार्षिक चक्र भी बदलते रहते हैं और मासिक चक्र भी बदलते रहते हैं, क्योंकि वे पृथ्वी की कक्षा के अंडाकार आकार के कारण पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की बदलती दूरी पर निर्भर होते हैं। ये आपको भी पता है कि हमारा जो मंथली और एनुअल साइकिल है, टाइडल रेंज की, ये चेंज होती रहती है, क्योंकि हमारा सन के बीच में और मून के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा, वो भी बदलता रहता है। अब आपके 2 हाई टाइड होते हैं, जिनको हाई टाइड को आप स्प्रिंग टाइड भी बोलते हो, और नीप टाइड किसको बोलते हो, लो टाइड को। हर मंथ में 2 बार क्या आते हैं, स्प्रिंग टाइड, और 2 बार क्या आते हैं, लो टाइड। यानी कि हर मंथ में क्या सिचुएशन होती है, मंथ में आपका पता है एक दिन आपकी पूर्णमासी होती है, एक दिन अमावस्या होती है, यानी कि एक दिन आपका फुल मून होता है
और एक दिन आपका न्यू मून होता है। तो जिस दिन आपके महीने में आपके ये 2 दिन तो आते ही आते हैं, तो इसका मतलब आपके 2 स्प्रिंग टाइड या हाई टाइड तो आएंगे। और 2 दिन ऐसे भी होते हैं जब आपका अर्थ, ये सन और ये मून 90 डिग्री पर होते हैं, तो तब आपका क्या आता है, 2 बार लो टाइड आता है। ठीक है, तो ये जो टाइडल पैटर्न है ना, ल्यूनर डे के बेस पे इसको 3 बेस में डिवाइड किया गया है। ड्यूरनल टाइडल पैटर्न, सेमी ड्यूरनल टाइडल पैटर्न और मिक्स्ड टाइडल पैटर्न। अब ड्यूरनल यानी कि आपका दैनिक ज्वारीय है दिन के हिसाब से, और सेमी का यानी कि आपके अर्ध दैनिक ज्वारीय पैटर्न। अब आपका जो ड्यूरनल टाइडल पैटर्न है, इसमें क्या होता है, यानी कि पूरा एक दिन में क्या होता है, पूरा एक दिन में आपका होता है एक हाई टाइड और एक लो टाइड आएगा अर्थ पे। ठीक है, ये होता है आपका ड्यूरनल। कई जगह पृथ्वी पर ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक बार हाई टाइड और एक बार लो टाइड होता है। सेमी ड्यूरनल में क्या होता है, सेमी ड्यूरनल में बेटा होता है टू हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स। यूएसए का जो पार्ट है ना, वहां पे अटलांटिक महासागर में ये सेमी ड्यूरनल वाला देखने को मिलता है। उसके बाद आपका होता है एक मिक्स्ड टाइडल पैटर्न। मिक्स्ड टाइडल पैटर्न में क्या होता है, आपका ड्यूरनल प्लस सेमी ड्यूरनल दोनों पैटर्न होते हैं, ये होता है मिक्स्ड। ठीक है, अब आपका एक होता है टाइडल बोर। अब ये टाइडल बोर यानी कि आपका ज्वारीय बोर क्या होता है। अब देखो, समुद्र में बहने वाली नदियों के संकरे मुहाने या आने वाले ज्वार के कारण संकीर्ण और संकुचित मुहाने वाली खाड़ियों में बनी पानी की खड़ी दीवार को ज्वारीय बोर कहा जाता है। अब देखो, ये आपका कोस्टल एरिया है, यहाँ से देखो ये आपका पानी सीधे ऐसे, ये नर्मदा नदी और तापी नदी क्या है, इसमें डाल देती है, एस्चुरी बनाती है, सीधे गिरता है क्योंकि यहाँ पे ढलान ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या है, यहां से देखो, यहां से आपका जो टाइड है, टाइड का पानी आ रहा है, तो इन दोनों में क्या हो जाती है ना, विरोध हो जाता है, और ये पानी के ना देखो ऐसे दीवार सी बन जाती है, इसको बोला जाता है आपका टाइडल बोर। ज्वारीय बोर का निर्माण समुद्र की ओर बहने वाली नदियों और आने वाली ज्वारीय लहरों के घर्षण के कारण बनता है, एक दीवार सी बन जाती है ऐसे, इधर से आपका नदी का पानी, इधर से आपकी टाइड का पानी, तो दोनों में क्या बन जाता है, एक घर्षण हो जाता है, फ्रिक्शन हो जाता है, विरोध हो जाता है। और कहते हैं आने वाले ज्वार के कारण नदी के मुक्त प्रवाह में होने वाली घर्षणात्मक बाधा पानी को असामान्य ऊंचाई तक बढ़ने के लिए मजबूर करती है, और इस प्रकार ज्वारीय बोर का निर्माण होता है। आ गया समझ में। अब आपका जो ये ज्वारीय बोर है, या जिसको इंग्लिश में टाइडल बोर बोला जाता है, ये क्यों बनते हैं। आ गया समझ में। बताओ जल्दी से। अब आगे फिर हम टाइड जनरेटिंग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि अब क्या है आपका, देखो अब आपकी 2 सिचुएशन होती हैं, एक होती है एपोजी और एक होती है पेरिजी। पी से याद रखना, जो मैंने आपको इंसोलेशन में भी बताया था, पी से होता है मतलब पास। ठीक है, और दूसरा होता है आपका दूर। जब आपका अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस सबसे कम होता है, उस सिचुएशन को बोला जाता है पेरिजी। और जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सबसे और जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सबसे कम होगा ना, तो आपका हाई टाइड आएगा। वही आपका जब मून और अर्थ में
मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, यानी कि मून अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पर होगा, तो तब उस सिचुएशन को बोला जाता है एपोजी। और इस टाइम पे आपका क्या आएगा, लो टाइड आएगा, क्योंकि इस मून के ग्रेविटेशनल फोर्स का अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स पे कम असर पड़ेगा। ओके, अभी डिस्टेंस आपको याद रखना है कि आपका एपोजी में डिस्टेंस कितना है, 40700 किलोमीटर, और पेरेजी में डिस्टेंस है 35600 किलोमीटर। इसको पेरेजी बोला जाता है। ओके, ज्वार उत्पन्न करने वाली शक्ति, आपकी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की सबसे दूरी की अवधि है 407, जिसको एपोजी बोला जाता है। और जिस दिन एपोजी होगा उस दिन आपका लो टाइड, और निकटतम दूरी यानी कि जिस दिन पेरेजी होगा उस दिन आपके हाई टाइड आएंगे। ये देख लो, ये आपका देखो, ये अर्थ है और ये मून है। इन दोनों के बीच में फारदेस्ट डिस्टेंस यानी कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, उस सिचुएशन को बोला जाता है एपोजी। जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सबसे कम होता है, लिस्ट डिस्टेंस होता है, उसको बोला जाता है आपका पेरिजी। ठीक है, जिस दिन एपोजी होगा उस दिन हाई टाइड आएंगे, और जिस दिन पेरिजी होगा उस दिन आपके लो टाइड आएंगे। सॉरी, जिस दिन पेरिजी होगा उस दिन हाई टाइड, और जिस दिन अपोजी होगा उस दिन आपके आएंगे लो टाइड। अब आगे देखो, वही सेम अब किसके बारे में बता रखा है। अब आपको पता है, ये बेशक से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये क्या बता रखा है, ये मैं बताती हूँ। ये आपको क्या बता रखा है, ये बता रखा है कि ये आपका मून है, ये आपका अर्थ है, ये आपका क्या है, मून है, और ये आपका अर्थ है। अगर हम मून के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच में डिस्टेंस देखें तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, चंद्रमा के केंद्र से अधिक निकट है। देखो, ये कहते हैं चंद्रमा केंद्र पृथ्वी के केंद्र से इतना किलोमीटर दूर है। वही अगर हम देखें पृथ्वी की ये सतह और आपके मून की ये सतह, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है। पृथ्वी की बाहरी सतह और चंद्रमा की बाहरी सतह के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतना है, कम है। ठीक है, तो यह स्पष्ट है कि पृथ्वी की जो बाहरी सतह है ये वाली, और जो पृथ्वी की उस सतह के विपरीत है जो चंद्रमा के सामने है, चंद्रमा की देखो, इसके बीच में तो 377 लाख का डिस्टेंस, और यहाँ पे इसके अपोजिट ये है 390400 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे आपके ग्रेविटेशन फोर्स का ज्यादा असर पड़ता है मून के, तो यहाँ पे आपके टाइड आते हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं जो आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा के सामने अधिकतम होगा, जबकि पृथ्वी के जो विपरीत दिशा है वहां पे न्यूनतम होगा। और जिसके कारण क्या होता है, जो अर्थ का पार्ट चंद्रमा के सामने होता है, तो वहां से क्या है, पानी आकर्षित होगा और खिंचाव होगा और आपका उच्च ज्वार उत्पन्न होगा। ठीक है, और वही चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रतीयात्मक बल, ये कौन सा फोर्स है बेटे, याद रखना, ये आपका रिएक्टरी फोर्स है। रिएक्टरी फोर्स आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि केंद्र अपसारी बल के कारण आपका पानी के बाहरी उबार के कारण पृथ्वी के विपरीत दिशा में उच्च ज्वार बनता है। ये देखो, ये आपका मून है, ये आपका अर्थ है। अर्थ के सामने ये जो ज्वार बना है ये मून के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से बना है। ठीक है, और अब अर्थ ने एक रिएक्शन दिया है इस ग्रेविटेशन फोर्स के खिंचाव की तरफ। दूसरा आपका क्या बना है, एक बल्ज बना है। ये किसकी वजह से बना है, आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, केंद्र अपसारी बल की वजह से। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं, आगे ये बोलते हैं कि आपका जो ग्रेविटेशन है सूर्य का,
ये कहते याद रखे कि सूर्य का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से 10 मिलियन गुना अधिक है। देखो ये कहते हैं कि जो सूर्य का आपका बेटे मास, मतलब जो सूर्य का एरिया है ना, वो बड़ा है किससे, आपके चंद्रमा से, लेकिन फिर भी चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है ना, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से 2 गुना अधिक है। ये याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से कितना अधिक है, 2 गुना अधिक है। क्योंकि जो चंद्रमा है वो सूर्य की तुलना में पृथ्वी से 390 गुना अधिक करीब है। और यही बेटे रीजन है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा में पृथ्वी की सतह पर ज्वार उत्पन्न करने वाला बल पृथ्वी पर सूर्य के ज्वार उत्पन्न करने वाले बल की तुलना में 2 गुना है। ठीक है, यानी कि आपको पता लग गया ना कि आपका बस रीजन क्या है, डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस। आपका सन, ये मून, और ये आपका अर्थ 1/6 नहीं, 1/5 होता है अजय, वो 1/6 नहीं होता, 5 गुना अधिक होता है। ठीक है, और इस प्रकार सूर्य की तुलना में चंद्रमा पृथ्वी की सतह पर ज्वार उत्पन्न करने का अधिक शक्तिशाली स्रोत है। अब आगे आपको क्या समझना है, वो जो कंडीशन है। अब आपका एक बल्ब है, इसको हिंदी में बेटे, इसको बेटे 1/5 है, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। क्योंकि मैंने कब जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो तब मैंने सविंदर सिंह जी की क्लास ली थी, और उसमें मैंने पढ़ा था कि 1/5 होता है वो। अच्छा, एक बार क्रॉस चेक करते हैं। ओके, हाँ गूगल सर्च कर रही हूँ मैं एक बार।
अच्छा, अब जैसे ये है, जैसे जो बायजूस के नोट्स है उसमें ये है कि जो सन का जो फोर्स एक्सर्टेड होता है सन का अर्थ पे, वो 70 टाइम गुना ज्यादा है। यानी कि जो मून है ना, मून का जो फोर्स लगता है वो 76 टाइम गुना ज्यादा है। ये 1:5 वाला तो बेटे मेरे को ना मेरे नोट्स में ही चेक करना पड़ेगा, वो मैं आपको बाद में चेक करके बता दूंगी ये 1/5 है या 1/6 है। ओके, अब आपका है जेनिथ बल्ज। जेनिथ बल्ज कौन सा होता है और नादिर बल्ज कौन सा होता है? सिंपल सी बात याद रखना, ये आपका अर्थ है, अर्थ ये आपका मून है। तो मून की वजह से और मून के सामने वाले पार्ट पर, यानी कि मून की वजह से अर्थ के सामने वाले भाग पर जो आपका उभार बनता है ना, इसको बोला जाता है आपका जेनिथ बल्ज। यानी कि जो मून के सामने होता है, और जो ये अपोजिट में ये जो बल्ज बनता है, ये बनता है आपका आपकी अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अभी सारी बल की वजह से इसको बोला जाता है नादिर बल्ज। ये नाम याद रखना। ओके, ये हिंदी में इनका नादिर और ये है, इसका मेरे को थोड़ा सा डाउट है। हिंदी में नादिर को तो नादिर ही बोला जाता है, लेकिन जेनिथ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको मैं क्रॉस चेक करके बता दूंगी। और ये मैंने आपको बता दिया कि जो जेनिथ बल्ज बनता है वो मून के ग्रेविटेशन फोर्स, और जो नादिर बल्ज बनता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बनता है। ओके, ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपका जेनिथ बल्ज, ये आपका नादिर बल्ज। अब आपका टाइम ऑफ टाइड आता है। देखो, टाइम ऑफ टाइड को पहले हम समझते हैं कि आपका जो अर्थ है, अर्थ 24 घंटे में अपना एक चक्र पूरा करती है, और जो टाइड का टाइम है वो कितना है, 24 घंटे 50 या 52 मिनट। ठीक है, कौन सा नहीं समझ में आया अजय? कौन सा समझ में नहीं आया? नादिर, देखो, ये देखो, ये आपका मून है और ये आपका अर्थ है। सामने वाला आपको समझ में आ गया। पीछे बल्ज क्यों बनता है? आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, यानी कि आपका केंद्र अपसारी बल, यानी कि इसमें केंद्र से जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लगता है, यानी कि पानी बाहर की तरफ जाता है, इसलिए आपका पीछे ये बल्ज बनता है, और ये एक रिएक्टरी फोर्स है, और इस बल्ज को बोला जाता है आपका नादिर बल्ज। ये जब बनेगा ना आगे, अर्थ के आगे जो बन रहा है मून की वजह से, उसी टाइम पे पीछे भी एक बल्ज बन रहा है। ये किसकी वजह से बन रहा है? एक फोर्स काम करता है अर्थ का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये इस मून के ग्रेविटेशन फोर्स के रिएक्शन में काम करता है। ठीक है, तो तब आपका पीछे एक बल्ज बनता है, और इसको नादिर बल्ज बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में अब?
बताओ अजय, जो पीछे वाला आप नादिर बल जब आपको समझ में आया? ओके। अब आपका ना ये टाइड का जो टॉपिक कौन सा रह गया कि टाइड का टाइम आपको समझाना है कि सेम पॉइंट पर टाइड कब आता है, हाई टाइड टू लो टाइड में कितना डिफरेंस होता है, अपोजिट साइड पे हाई टाइड कब आता है, या लो टाइड टू लो टाइड में कितना डिफरेंस है, टाइड के कितने टाइप है, और आपकी थ्योरी रह गई है कि टाइड से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरी है, और आपका एक कौन सा टॉपिक रह गया, कोरल टॉपिक रह गया है। तो अब इस वाली क्लास का तो आपका जो टाइम है वो मैक्सिमम चला गया है। अब हमारे पास सिर्फ जो है 8 से 9 बजे का टाइम है ना? और वो जो 8 से 9 बजे का टाइम है उसमें हम टाइड टॉपिक भी करेंगे और आपका जो कोरल वाला टॉपिक है वो भी करेंगे, और आज हमें ये दोनों करनी है। फिर आपका कल से जो यूनिट 7 है, थॉट, वो शुरू करेंगे। थॉट के साथ साथ हम जो है थॉट के साथ साथ हम जो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी करेंगे। दिन में एक क्लास थॉट की, एक पॉपुलेशन की, ठीक है ना? अब अगर टाइड में कोई आपको डिस्टरबेंस लग रहा है कि मेरे को नहीं समझ में है, तो वो नेक्स्ट टाइम तक, नेक्स्ट क्लास तक अपने डाउट रेडी करना। नेक्स्ट क्लास में हम अपने जो डाउट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम। हाँ जी, टाइम फिक्स है। टाइम आप हम अपना जो टाइम है ना, ये 6 और 8 बजे वाली क्लास ही रखेंगे। नहीं तो अब 6 और 8 बजे वाली क्लास छोड़ दो। नहीं, टाइम कोई फिक्स नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें दिन में क्लास ज्यादा कर लेनी चाहिए। आपका 1 से 3 बजे जो, या तो मुझे ऐसा करना चाहिए, एक क्लास आपकी 3 से 4 बजे ले लें और एक क्लास आपकी 6 से 7 ले लें, ये ठीक है? एक क्लास आपकी 3 से 4 और एक क्लास आपकी 6 से 7। अच्छा, आज पता है क्या था? आज ना वो जो हमारा मेरा वाईफाई का जो रिचार्ज है ना वो खत्म हो गया था और शॉप खुली हुई नहीं थी। तो उनका सुबह फोन नहीं मिल रहा था, तो मैंने सुबह सर से भी बात करी थी कि सर आज मेरी क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि वाईफाई कनेक्शन ही नहीं होगा, तो आपको क्लास कैसे दी जाएगी। बट फिर कैसे ना कैसे करके उनको फोन किया और फोन करके उनसे हमने जो है वाईफाई का कनेक्शन दोबारा से शुरू करवाया। वो जो हमारा रिचार्ज खत्म हो गया था ना, तो अब दोबारा से 1 साल का करवा के खत्म कर दिया, क्योंकि पता नहीं चलता है ना किस दिन खत्म हो गया है, और वो कोई एक दिन पहले हमें बताते भी नहीं है कि आपका कल रिचार्ज खत्म होने वाला है वाईफाई का, तो रिचार्ज करवा लो। तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो टाइम है ना, मैं फिक्स नहीं करी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं टाइम फिक्स कर दूंगी तो आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, कहीं वाईफाई ना हो और मैं क्लास का बोल दूं बच्चों को और बच्चे वेट करते रहे, इसलिए मैंने नहीं बोला था। फिर मेरा जो वाईफाई है वो 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास ठीक हो गया था, आ गया था। फिर मेरे को लगा कि पीपीटी बनी ही हुई है, तो बच्चों की 6 बजे वाली क्लास और 8 बजे वाली क्लास ले लेती हूँ। 4 से 6 कर लीजिए एक साथ। मैं तो 2 घंटे एक साथ क्लास कर लूंगी, लेकिन वो आपके लिए बर्डन ना हो। आप ये देख लो, 4 से 6 मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 4 से 6 या 5 से 7 भी लगातार क्लास कर सकती हूँ। अगर आप ये कहते कि मैम 4 से 6 ले लो, मैं तो 4 से 6 बजे भी आपकी क्लास करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, आपकी 4 से 6 क्लास हो जाएगी, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक क्लास 4 से 5 ले लेते हैं फिर, और एक क्लास 6 से 7 ले लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे का गैप तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक क्लास में थॉट करेंगे और एक क्लास में पॉपुलेशन करेंगे। फिर आपकी जो वीडियो है ना वो एक ही साथ आएगी बेटा, वो अलग अलग नहीं आ पाएगी। तो 1 घंटे का तो गैप देना पड़ेगा, ये कर लेते हैं। एक 4 से 5 और एक 6 से 7। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। 8 बजे आपकी क्लास होगी
और लास्ट क्लास कोशिश करते हैं कि कोरल की हमारी लास्ट क्लास ही हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।